जय हिंद। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पता ही होगा कि अब परीक्षा दूर नहीं है। इसलिए अब आप लोग सब कुछ भूल कर पढ़ाई पर ध्यान दें। आप लोगों के लिए झारखंड जीके का रिवीजन 1000 प्रश्नों के साथ हो रहा है। आज का यह दूसरा वीडियो है जिसमें 101 से 200 प्रश्न होंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि यह 1000 प्रश्नों का सीरीज आपके परीक्षा को देखते हुए लाया गया है। आज का यह वीडियो झारखंड आंदोलन तथा भौगोलिक स्थिति पर 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। आज का पहला प्रश्न, झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो पठारी भूमि, जनजातीय समाज, जंगलों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मधेसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ढाका विद्यार्थी परिषद। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 1920 का गठन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जूलियस लकड़ा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या क्या है देखें। तो पहला है छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना। अगला है राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण। अगला है आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आदिवासी। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है ठेवले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है किसान सभा। अगला प्रश्न है कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थी सभा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो कौन कौन है देखें। तो ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 जुलाई
1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। अगला प्रश्न है जस्टिस रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तो आदिवासियों से और गैर आदिवासियों से। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों के बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड पार्टी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1963 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 33 सीटें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। तो इसका सही जवाब है भाषा। अगला प्रश्न है कि जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 मार्च 1953 को। अगला प्रश्न है झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी की नेतृत्वताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारीबाग में अगलू मांझी। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1989 से 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आदिवासियों के शोषण, श्रम दोहन, पुलिस अत्याचार। अगला प्रश्न है शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तो कौन कौन है देखें। तो पहला है A.K. राय, दूसरा है विनोद बिहारी महतो। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1990 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, B.P. केसरी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1981 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू की स्थापना कब हुई।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 जून 1986 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की। तो इसका सही जवाब है 1989 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1985 में विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1978 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको आजसू भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52। अगला प्रश्न है अलग झारखंड हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद के गठन संबंधित विधेयक कब पारित किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1994 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधित विधेयक कब पारित किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 1997 में। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पारित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अगस्त 2000 को। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की। तो इसका सही जवाब है 25 अगस्त 2000 को। अगला प्रश्न है झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो ये लोग सभी जानते हैं ये प्रश्न का उत्तर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलिए देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति झारखंड का। तो भौगोलिक अवस्थिति का पहला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 300 मीटर। अगला प्रश्न है पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका सही जवाब है 1365 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए कौन कौन काल की है। तो पहला है आर्कियन तथा विंध्यन काल की, दूसरा है गोंडवाना तथा टर्सियरी काल की, फिर है टर्सियरी काल के बाद की, यानी सभी प्रकार की चट्टानें झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं तो किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्कियन। अगला प्रश्न है, विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उनमें किसकी प्रधानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। तो क्या क्या है देखें, तो बालू पत्थर तथा चूना पत्थर की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भाग में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाए जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारवाड़। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोल्हान की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित चट्टान कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाले रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयरन और सीरीज। अगला प्रश्न है कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाली धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के उत्तरी भाग यानी कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभ्रक। अगला प्रश्न है, झारखंड में आग्नेय उद्भव दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेनाइट नीस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाले आधुनिक युग की चट्टानें हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्वार्टर सरी के। अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए कौन कौन है, तो इसमें है साहेबगंज, दुमका और गोड्डा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 47.38%। अगला प्रश्न है, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पात प्रदेश के नाम से। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 762 मीटर से 1097 मीटर तक। अगला प्रश्न है कि पाट प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है कि पाट प्रदेश का आधार किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न है, पाट प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि पाट प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखें क्या क्या है, तो यह चौर सन्नुमा ऊंचाई विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। अगला है कि यह दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। अगला है इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पाट प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24 मैदान। अगला प्रश्न है कि गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1171 मीटर। अगला प्रश्न है कि नेतरहाट
पाट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1180 मीटर। अगला प्रश्न है कि जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1143 मीटर। अगला प्रश्न है कि पाट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो कौन कौन है देखें, तो पहला है सानू, दूसरा है सारऊ। अगला प्रश्न है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन कौन जिला है देखें, तो रांची, लोहरदगा, गुमला। अगला प्रश्न है कि रांची के पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 365 मीटर। अगला प्रश्न है कि रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो कौन कौन है देखिए, पहला है नीस, दूसरा है ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, जो यह गलत है। अगला प्रश्न है कि रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है टांड। अगला प्रश्न है रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोन। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो इसमें भी ग्रेनाइट और नीस के चट्टानें मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तृत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर में। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व का किनारा। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7000 वर्ग मील। अगला प्रश्न है हजारीबाग पठार के पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गिरिडीह। अगला प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है राजमहल की पहाड़ी भाग की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1500 मीटर से 3000 मीटर तक। अगला प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदान भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है, जो यह गलत है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गढ़वा। ऑप्शन डी गढ़वा। अगला प्रश्न है कि राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदान है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो इसमें नीस ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। अगला प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टाने से ढका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टानों से। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा नदी घाटी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जितने भी जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थी हैं और झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर सेंड करें, उनका भी रिवीजन हो सके और
वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।